यस मैम। स्क्रीन शेयर हुआ है? हेलो, ना मैम। स्क्रीन शेयर है? अच्छा, এবার नो হয়নি मैम। मैम। হয়নি? আচ্ছা, এক মিনিট। এবার হয়েছে। হয়েছে? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ। আচ্ছা, পিডিএফটা শো হচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম। পিডিএফ হচ্ছে তো? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, तो आज हम लोग देखो क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर, दैट इज सर्विस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग तो मतलब मैंने बताया था, कॉस्टिंग क्या है। कॉस्ट कैलकुलेट करने का जो टेक्निक होता है उसे कॉस्टिंग बोलते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट जो भी काम होता है उसके लिए अलग अलग हम लोग कॉस्ट टेक्निक यूज करते हैं। जैसे इसके पहले हम लोगों ने जो प्रोसेस कॉस्टिंग जो टेक्निक यूज किया था वो फूड इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ये सब जगह पे यूज होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्विस कॉस्टिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्विस कॉस्टिंग। और इससे पता चल रहा है कि हम लोग कॉस्ट किस चीज का कैलकुलेट करने वाले। हम लोग कॉस्ट जो कैलकुलेट करने वाले वो सर्विस का कैलकुलेट करने वाले, ठीक है। तो देखो, बहुत सारा इंडस्ट्री ऐसे होता है कि जो लोग मतलब देखो, हम लोग दो ही चीज कर सकते हैं। या तो हम लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर ले, ठीक है, या तो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, या फिर सर्विस सेल कर सकते हैं। तो जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग वो प्रोडक्ट रिलेटेड था, और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है सर्विस रिलेटेड। तो अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है या फिर सर्विस रेंडर करता है, तो वो अपने कस्टमर से कितना चार्ज करना चाहता है, उसके लिए उसे कॉस्टिंग पता होना चाहिए कि उसका क्या कॉस्टिंग लग रहा है इस सर्विस को प्रोवाइड करते हुए। चाहे सर्विस कुछ भी हो, लाइक रेलवेज हो सकता है। जैसे हम लोग रेल जो यूज करते हैं वो रेल हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। हॉस्पिटल्स, यहाँ पर भी क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड होता है। या फिर मान लो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी हमें क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एयरवेज, ठीक है, बस, ऑटो, जितने तरह का ट्रांसपोर्ट है। अब ट्रांसपोर्ट जो है वो भी देखो दो तरह का हो सकता है। एक जो ट्रांसपोर्ट होता है वो गुड्स रिलेटेड भी होता है, ठीक है, मतलब जो सामान लेके जाते हैं। और जब हम लोग बस ऑटो वगैरह यूज करते हैं वो ह्यूमन रिलेटेड होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी हम लोग क्या मिलता है, हम लोगों को सर्विस मिलता है। तो ये सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों का एक एम तो रहेगा ना कि मुझे क्या कस्टमर से क्या चार्ज करना है। बस का फेयर क्या होगा, रेल का फेयर क्या होगा, हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट होता है तो पर डे पर बेड के हिसाब से क्या चार्जेस करने चाहिए। तो ये सब जो है ये सर्विस कॉस्टिंग रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो, सर्विस कॉस्टिंग कौन सी इंडस्ट्री में यूज होगा। देखो, जैसे इंटेंजिबल, इसे और एक तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं इंटेंजिबल गुड्स, ठीक है। इंटेंजिबल गुड्स मतलब ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं सर्विस को, क्योंकि इंटेंजिबल मतलब जिसे ना तो हम लोग देख सकते हैं ना तो हम लोग छू सकते हैं। तो सर्विस को ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं। अच्छा हाँ, टीचिंग जो हम लोग करते हैं, तो जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं, जैसे हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तो ये भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे भी वो अपना जो सर्विस प्रोवाइड हो रहा है उसका मुझे क्या करना है, तुम लोगों से जो फीस हम मुझे मिलता है, ठीक है,
वो क्या है, मेरे सर्विस का कॉस्टिंग किया हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से हम पर स्टूडेंट पे चार्ज करते हैं। इसी तरह से ये जो सर्विस प्रोवाइड होता है ये इंटेंजिबल गुड्स होता है, ठीक है, और इंटेंजिबल गुड्स के लिए हम लोग जो टेक्निक यूज करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे सर्विस कॉस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। तो इसमें देखो, ये थोड़ा लिख लो इसे, लिखो देयर आर, ये थोड़ा लिख लो, देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज which are providing which are providing which are providing services to their customers, services to their customers। तो कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बदले कुछ इंडस्ट्री ऐसा है जो लोग कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोचिंग सेंटर, ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट दो तरह का हो सकता है, गुड्स वाला भी और ह्यूमन वाला भी। टेलीकॉम, जो भी हम लोगों को अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी क्या है, सर्विस के चलते ही हो रहा है, नेट सर्विस जो है, ठीक है, टेलीकॉम। हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में भी हम लोग को मिलता है सर्विस। होटल, बैंक, बैंक तो बहुत ही बड़ा एक सर्विस सेक्टर है। इंश्योरेंस, अगर कोई इंश्योरेंस वगैरह करते हो, लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर गुड्स इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस भी दो तरह का होता है, एक ह्यूमन बीइंग अपने लिए भी कर सकते हैं और एक जो होता है जो लोग गुड्स का सेल करता है वो लोग अपने गुड्स पे इंश्योरेंस कर सकता है। कैंटीन, किसी भी तरह का कंसल्टेंसी, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये देखो, ये सारे एग्जांपल्स जो है ये सर्विस सेक्टर के हैं। ऑल दिस इंडस्ट्रीज आर, all these industries are interested in calculating the cost of the service being provided। The technique of operating costing, the technique of operating costing, क्योंकि सर्विस कॉस्टिंग का और एक नाम क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। The technique of operating costing is helpful in this regard। अच्छा, इसके बाद हम लोग और एक पॉइंट लिखेंगे, इसका हेडिंग तुम लोग लिख सकते हो, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मतलब इसे डेफिनेशन सोच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रीज यूजिंग
ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मतलब किस तरह के जगह पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है वो यूज हो सकता है। पॉइंट 1, service provided by industries to customers are of unique type। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो लोग भी सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर को तो वो यूनिक होना चाहिए। मतलब एक ही तरह का, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर पढ़ा भी रहे हैं फिर यहाँ पर बोलेंगे ये यहाँ पर आ जाओ, अगर तबीयत खराब है तो हम तुम लोगों का मतलब डॉक्टर भी बन जाएंगे और उसके बाद सारा चीज एक ही जगह पे मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये कोचिंग सेंटर भी है, ये हॉस्पिटल भी है और ये रेलवेज भी है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे रेलवे में जाओगे तो वो तुम्हें ट्रेन का ही सुविधा मिलेगा, ना कि तुम्हें एयरवेज का सुविधा मिलेगा। इस तरह से यही बताना चाह रहा है कि जो है वो यूनिक टाइप होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक ही जगह पे सारा चीज मिल सकता है। प्रोडक्ट फिर भी मतलब कॉम्पोजिट करके मिल सकता है, लेकिन सर्विस जो है वो यूनिक ही मिलेगा। कोई भी इंडस्ट्री अगर सर्विस रिलेटेड है तो वो एक ही तरह का सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट, ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ total capital is invested in fixed asset and comparatively less working capital is required। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि सर्विस सेक्टर में पहले सेटअप होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जैसे अगर हम पढ़ाते हैं तो मेरा एक क्लासरूम का सेटअप चाहिए होता है, चाहे वो ऑनलाइन के थ्रू हो चाहे वो ऑफलाइन के थ्रू हो। तो पहला जो इन्वेस्टमेंट है वो जो भी फिक्स्ड मतलब देखो जो भी टोटल कैपिटल है वो नॉर्मली फिक्स्ड एसेट बनाने में ही ज्यादा चले जाता है। ठीक है, लेकिन डे टू डे में कोई ज्यादा, जैसे वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे का जो कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, और करंट एसेट मतलब होता है देखो सब जो सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, जो विद इन 12 मंथ्स कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है। सबसे इजी करंट एसेट का एग्जांपल होता है कैश, तो यहाँ पर कैश का ही बात हो रहा है। तो डे टू डे कैश का जरूरत नहीं होता है सर्विस सेक्टर में। जब सर्विस सेक्टर में स्टार्टिंग में ही जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो होता है, डे टू डे में उतना नहीं होता है जो कि प्रोडक्ट इंडस्ट्री में होता है। अगर तुम ट्रेडर हो तो तुम्हें डे टू डे क्या करना पड़ेगा, या फिर मंथली वीकली तुम्हें प्रोडक्ट को किसी और से परचेस करके फिर उसे सेल करना पड़ेगा। या फिर तुम मैन्युफैक्चरर हो तो तुम्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए, तो ये सब के लिए तुम्हें डे टू डे हाथ में पैसा चाहिए। वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो प्रोडक्ट बिजनेस नहीं कर सकते हो। लेकिन सर्विस सेक्टर में वर्किंग कैपिटल कम जरूरत होता है, ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं होता है, लेकिन वह वर्किंग कैपिटल होना इतना जरूरी नहीं है जितना क्या है स्टार्टिंग में सेटअप के लिए जो कैपिटल है वो हम लोग फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करना करना पड़ेगा। अगर सेटअप नहीं होगा तो सर्विस सेक्टर का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। जैसे हॉस्पिटल, अगर उसका सेटअप ही नहीं होगा तो फिर वो हॉस्पिटल किस काम का। वर्किंग कैपिटल होना हो, हॉस्पिटल का जो सेटअप है वो चाहिए, या फिर कैंटीन हो जाए या फिर रेलवेज हो जाए। तो ये सब में क्या होता है, सेटअप के लिए जो भी खर्चा होता है तो टोटल कैपिटल का जो मेन पोर्शन है वो फिक्स्ड एसेट ये सब अरेंज करने में ही चला जाता है। पॉइंट नंबर 3 देखो, सिमिलर सर्विसेज provided by different organization
मे बी qualitatively সিমিলার এর বাদে হ্যাঁ কি বলছো বলো আরেকবার সিমিলার এর সিমিলার এর বাদে বাদে services provided by different organization qualitatively different qualitatively different hence their cost may be different hence their cost may be different अब इसका मतलब देखो सिमिलर सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ही तरह का सर्विस प्रोवाइड हो रहा है लेकिन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हम भी पढ़ा रहे कोई और भी पढ़ा सकता है ठीक है तो मे बी क्वालिटेटिवली डिफरेंट मेरे पढ़ाने का क्वालिटी अलग हो सकता है किसी और के पढ़ाने का क्वालिटी अलग हो सकता है ठीक है सबका अपना अपना क्वालिटी जो है वो अलग होगा ठीक है या फिर कोई हॉस्पिटल है सब में एक तरह का फैसिलिटी नहीं होता है ठीक है कोई रेस्टोरेंट है वहां पर भी एक तरह का फैसिलिटीज नहीं होगा सब एक ही सेक्टर रेस्टोरेंट अगर 2-3 जगह पे है ठीक है तो रेस्टोरेंट तो क्या हो गया वो सेम ऑर्गेनाइजेशन हो गया या फिर पढ़ाने का जो है वो सेम ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग कर रहा है लेकिन क्वालिटी सबका अलग अलग है तो इसीलिए कॉस्ट भी सबका अलग अलग हो सकता है सब अपने अपने क्वालिटी के हिसाब से अपना कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा बात नहीं है ये फिक्स रेट वाला बात नहीं होता है कि जैसे फूड इंडस्ट्री में हो सकता है थोड़ा बहुत कि ये बिस्किट का दाम इतना है तो हर जगह उतना ही होगा ब्रांड के हिसाब से लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है सब कोई सर्विस सेक्टर में क्या होता है सब अपने अपने जो क्वालिटी है उसके हिसाब से अपना कॉस्ट का जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं इसलिए सिमिलर सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी क्वालिटेटिवली डिफरेंट क्योंकि क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग होता है इसीलिए कॉस्ट भी क्या होगा अलग होगा सिमिलर सर्विस प्रोवाइड करते हुए भी कॉस्ट क्या होगा अलग होगा तो ये था थर्ड पॉइंट अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों को जो कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया उसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे जो कॉस्ट को सर्विस कॉस्टिंग में हम लोग जो कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे उसका दो पार्ट करेंगे एक हो जाएगा फिक्स्ड मतलब जो हम लोग शीट बनाएंगे कॉस्ट शीट ठीक है तो एक हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट और एक हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट ठीक है तो फिक्स्ड को यहाँ पर बोला जाता है स्टैंडिंग ठीक है फिक्स्ड का और एक नाम भी है यहाँ पर स्टैंडिंग और वेरिएबल का और एक नाम जो है वो है रनिंग तो यहाँ पर दो तरह का कॉस्ट हो जाएगा और फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट मतलब देखो नॉर्मली तुम लोग का यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड रहेगा देखो तुम लोग को क्या क्या कॉस्ट यहाँ पर सम्स ज्यादा रहेगा ट्रांसपोर्ट रिलेटेड ठीक है वो मतलब बस भी हो सकता है लॉरी भी मतलब गुड्स वाला भी हो सकता है ह्यूमन वाला भी हो सकता है इसके अलावा होटल का रहेगा एंड इसके अलावा रहता है एयरवेज का भी रहता है ठीक है तो मैक्सिमम जो है मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है ट्रांसपोर्ट का रहता है ज्यादा ठीक है फिर होटल एंड एयरवेज तो ये भी आता है तो कॉमन पार्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट है तो अभी हम फिक्स्ड और वेरिएबल का जो खर्चा है ये फिक्स्ड वेरिएबल जो है वो ट्रांसपोर्ट के नेचर में हम बता रहे हैं कि किस तरह से ट्रीट करना है ठीक है और आगे जब होटल एंड एयरवेज करेंगे तो उस हिसाब से भी बता देंगे कि कौन सा फिक्स्ड होगा कौन सा वेरिएबल होगा वैसे कॉस्ट में फिक्स वेरिएबल मतलब तो तुम लोग को पता ही है फिक्स्ड मतलब वो एक्सपेंस होता है जो आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा और वेरिएबल या फिर रनिंग का मतलब ये होता है जो आउटपुट के ऊपर डिपेंड करेगा ठीक है यहाँ पर लिखो इन द नेचर ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंस यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडिंग एक्सपेंस
एक मिनट, जस्ट इतना लिख दो, दीज आर दोज एक्सपेंस, इस तरह से लिख दो, दीज आर दोज एक्सपेंस विच आर नॉट, विच आर not dependent upon the running of vehicle। और रनिंग मतलब, रनिंग या वेरिएबल मतलब, these are those expenses which are dependent upon the running of vehicle। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये है कि मैंने बताया अभी कि हम अभी ट्रांसपोर्ट के हिसाब से ये फिक्स्ड और वेरिएबल बता रहे हैं। अगर फिक्स्ड यहाँ पर मतलब वो खर्चा होगा, मतलब जो व्हीकल है वो चले या ना चले, अगर वो खर्चा हमें पे करना पड़ता है तो वो फिक्स्ड या स्टैंडिंग हो जाएगा। और वेरिएबल एंड रनिंग का मतलब हो जाएगा ऐसा खर्चा जो सिर्फ और सिर्फ व्हीकल अगर रन करेगा तभी हमें पे करना है, और व्हीकल रन नहीं करेगा तो पे नहीं करना है। तो इसे हम लोग बोलेंगे वेरिएबल या फिर रनिंग एक्सपेंस। और यहाँ पर मुझे एक पॉइंट लिखवाना है, इसका एक नोट लिख लो रिगार्डिंग डेप्रिशिएशन। तो यहाँ पर लिखो डेप्रिशिएशन ऑन व्हीकल। may be treated as fixed cost if the life is given in number of years। अगर क्वेश्चन में जो व्हीकल का लाइफ है वो नंबर ऑफ इयर्स में गिवन है कि 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, तो इसे हम लोग मानेंगे, ये जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है इसे हम लोग फिक्स्ड मानेंगे, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड, if the life of the vehicle is in number of किलोमीटर, ठीक है, या फिर माइलेज में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, अगर लाइफ माइलेज या किलोमीटर में बोला हुआ है, इन सच केस तो फिर the depreciation is to be, the depreciation is to be treated as वेरिएबल एक्सपेंस। तो ये नोट जो है ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि कब डेप्रिसिएशन को हम लोग फिक्स्ड मानेंगे और कब डेप्रिसिएशन को हम लोग वेरिएबल मानेंगे। अच्छा, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉलोइंग आर, कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे। फॉलोइंग आर वेरियस टाइप्स ऑफ, following are various types of transport industries and their cost।
कैलकुलेशन पैरामीटर्स। किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है इनका कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और इनका जो पैरामीटर्स है वो क्या क्या हो सकता है। तो 3 हेडिंग करेंगे। इंडस्ट्रीज, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट कैलकुलेशन पैरामीटर्स। कॉस्ट कैलकुलेशन तो इंडस्ट्री सपोज टैक्सी कॉमा ऑटो। तो इसका होता है, इन लोगों का जो कॉस्ट कैलकुलेशन होता है वो कॉस्ट पर किलोमीटर के हिसाब से होता है। कितना किलोमीटर जा रहे हैं उस हिसाब से इसका कॉस्ट करके ये लोग अपना फेयर बताता है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल किलोमीटर। टोटल कॉस्ट को टोटल किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तभी कॉस्ट पर किलोमीटर आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन इस तरह से करना है। उसके बाद हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। कॉस्ट जो होगा वो तो रुपीज में आएगा पर, और यूनिट मतलब अगर ये किलोमीटर पे है तो यूनिट हो गया किलोमीटर। इसके अलावा हो सकता है एयरलाइंस, रेलवेज, स्कूल बस। एयरलाइंस, रेलवेज, स्कूल बस। इसका होता है पर पैसेंजर, पर पैसेंजर के हिसाब से होता है। इसमें होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर। इसके अलावा होगा मेट्रो, CSTC मतलब कैलकाटा सर्विस ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका कॉस्ट यूनिट होता है पर पैसेंजर पर किलोमीटर, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। और इसे किस तरह से कैलकुलेट करना है? टोटल कॉस्ट, टोटल किलोमीटर, टोटल पैसेंजर किलोमीटर। टोटल किलोमीटर इनटू होता है पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो जाता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, तो ये कुछ कॉस्ट पर यूनिट मैंने बता दिया। पहले हम लोगों ने सर्विस कॉस्टिंग समझा, देन इसका बेसिक कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रीज यूजिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, देन उसका थर्ड पॉइंट। उसके बाद था हमारा कॉस्ट जो फिक्स्ड एंड वेरिएबल। इस तरह से ही हम लोगों को जो सम्स है इसी फॉर्मेट में करना है। फिक्स्ड और वेरिएबल में कॉस्ट को डिवाइड कर लेना है। डेप्रिसिएशन के बारे में हम लोगों ने एक नोट पढ़ लिया है कि कब डेप्रिसिएशन को वेरिएबल और कब डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड हम लोगों को एज्यूम करना है। और देन कुछ कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे।
देखो क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो है, ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली विथ लोड ऑफ 12 टन्स फ्रॉम फॉर भरतपुर। ठीक है, तो एक ट्रक जो है वो दिल्ली से स्टार्ट किया है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन है, दिल्ली से स्टार्ट किया है और कितना टन माल लोड करके रखा है, 12 टन। ठीक है, तो दिल्ली से स्टार्ट किया है, इसे जाना कहाँ है, भरतपुर। ठीक है, और लोड कितना है, कितना माल लेके चल रहा है, 12 टन लेके चल रहा है। ए डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर, और दिल्ली से भरतपुर का डिस्टेंस जो है वो है 150 किलोमीटर। देन यहाँ पर है वेर इट अनलोड्स 4 टन, तो भरतपुर में इसने 4 टन माल जो है वो अनलोड कर दिया। तो 12 टन से अगर 4 टन अनलोड कर दिया तो इसके पास अभी कितना, मतलब कितना टन माल बचा है बताओ। 8 टन। 8 टन। अब ये 8 टन लेके कहाँ जा रहा है, देखो, फ्रॉम देयर इट गोज टू आगरा। अब ये आगरा जा रहा है। अब ये आगरा जो जा रहा है तो 8 टन माल लेके जाएगा। और भरतपुर से आगरा का डिस्टेंस देखो, एक डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, जो कि एक 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। एंड अनलोड 6 टन देयर। अब यहाँ पर कितना अनलोड कर दिया है, 6 टन अनलोड कर दिया है। तो इसके पास कितना बचा है, 2 टन। 2 टन। एट आगरा 3 मोर टन्स आर लोडेड, और आगरा में इसने यहाँ पर 2 टन होना चाहिए था, ठीक है, अनलोड करने के बाद, लेकिन यहाँ पर आगरा में इसने लोड किया है कितना, 3 टन लोड किया है। तो टोटल कितना टन हो जाएगा, आगरा से जब ये 5 टन। चलेगा 5 टन हो जाए। 3 more tons are loaded with which truck comes to मोदी नगर, और वहां से कहाँ पहुंच गया है, मोदी नगर पहुंच गया है। ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, जो कि 100 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है। एंड अनलोड 2 टन, और यहाँ पर कितना अनलोड कर दिया है, देखो 2 टन अनलोड कर दिया। देन द ट्रक कम्स बैक टू इट्स हेड ऑफिस, जो कि है दिल्ली। हेड ऑफिस पहुंच गया दिल्ली विथ 3 टन। अच्छा, यहाँ पर 3 टन लेके चला, यहाँ पर 2 टन खाली कर दिया। अच्छा, यहाँ पर 3 टन ही तो बच रहा है। एक बार देखो, यहाँ पर 2 टन प्लस 3 टन, अगर 5 टन था जिसमें से 2 टन अनलोड कर दिया तो 3 टन ही बचेगा। तो अगर ये जा रहा है 3 टन लेके जा रहा है, क्योंकि और इसने कुछ लोड नहीं किया है। ऑलरेडी पिक्ड अप एट आगरा, डिस्टेंस वही बता रहा है। देखो, मतलब ये जो 2 टन पहले से था ये यहाँ पर खाली हुआ, जो 3 टन आगरा में पिक्ड अप हुआ था वही वाला लेके वो मोदी नगर से दिल्ली जा रहा है, वही बात यहाँ पर बताया। देखो, then the truck comes back to its head office at Delhi with 3 tons already picked up at Agra. Distance between Modi Nagar and Delhi, मोदी नगर से दिल्ली का डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। कैलकुलेट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कॉमर्शियल टन किलोमीटर। अब ये क्या है, बोला कि टन किलोमीटर कैलकुलेट करो, तो टन किलोमीटर तो होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, किलोमीटर, और क्योंकि इतना लोड लेके जा रहा है, जो लोड का जो यूनिट है वो टन में है, तो टन एंड किलोमीटर तो दोनों मिला के क्या होगा, टन किलोमीटर हम लोग को कैलकुलेट करना है। बट यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, एक लैंग्वेज एब्सोल्यूट और यहाँ पर दिया हुआ है कॉमर्शियल। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है एग्जैक्ट। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। और जो कॉमर्शियल मतलब जो एग्जैक्ट नहीं होता है उसे हम लोग बोलेंगे कॉमर्शियल। ठीक है, अब ये किस नेचर पे एग्जैक्ट है और किस नेचर पे एग्जैक्ट नहीं है वो देखते हैं। तो किस तरह से करेंगे, टन इनटू किलोमीटर करना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये देखो फिर से एक बार क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 18। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार शो कर देते हैं फिर से, दिल्ली, और ये हो गया भरतपुर। फिर भरतपुर से आगरा, फिर आगरा से मोदी नगर, मोदी नगर, मोदी नगर से दिल्ली।
ये देखो मोदी नगर से दिल्ली, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दिया। दिल्ली से भरतपुर का जो डिस्टेंस था वो था, डिस्टेंस था ये 150 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस था 150 किलोमीटर। भरतपुर से जो आगरा का डिस्टेंस था वो था 50 किलोमीटर। और आगरा से मोदी नगर का डिस्टेंस था 100 किलोमीटर। और मोदी नगर से दिल्ली का जो डिस्टेंस था वो था 40 किलोमीटर। अच्छा, अब जो टन जितना गया है, स्टार्टिंग में गया है 12 टन। 12 टन लेके दिल्ली से भरतपुर गया था, और भरतपुर में इसने अनलोड कर दिया था। भरतपुर में इसने कितना अनलोड किया था? इसने अनलोड किया था 4 टन। हाँ, 4 टन अनलोड किया था। तो फिर भरतपुर से जब आगरा गया तो कितना लेके गया होगा? 8 टन, ठीक है। अच्छा, 8 टन लेके गया है। फिर आगरा में पहुंच के देखो, आगरा में पहुंच के 6 टन जो है वो खाली कर दिया। तो 6 टन खाली कर देगा, यहाँ पर लिखते हैं -6 टन। तो बचा कितना? 2 टन बचा। देखो, पहले 12 टन लेके गया, 4 टन अनलोड कर दिया, फिर आगरा में आके 6 टन अनलोड कर दिया, तो बचा 2 टन। लेकिन आगरा में इसने मतलब अनलोड के साथ साथ लोड भी किया है, दैट इज 3 टन। अनलोड के साथ साथ लोड भी किया है 3 टन। तो जब वो आगरा से गया मोदी नगर, तो इसके पास कितना होगा? 8 में से 6 चला गया, बचा कितना? 2। और ये देखो 2 टन पहले से ही था, प्लस आगरा में जो लोड किया है दैट इज 3 टन, यानी टोटल 5 टन। और मोदी नगर में जाके इसने अनलोड कर दिया। जब जैसे ही मोदी नगर पहुंचा तो इसने अनलोड किया 2 टन। मोदी नगर में जाके इसने अनलोड कर दिया, ये देखो 2 टन जो है वो अनलोड कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर जब वो मोदी नगर से दिल्ली पहुंचा तो 2 टन अगर अनलोड हो गया तो बचा कितना? 3 टन। तो ये मोदी नगर से जब दिल्ली पहुंचा तो 3 टन लेके पहुंच गया। तो ये था हमारा ड्रॉ। तो अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों को? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालना है और कॉमर्शियल टन किलोमीटर कैलकुलेट करना है। अब टन किलोमीटर मतलब टन इंटू किलोमीटर, ठीक है। टन किलोमीटर का मतलब टन इंटू किलोमीटर। तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखो क्या होगा। तो दिल्ली टू भरतपुर इस तरह से दिखा दिया। तो दिल्ली टू भरतपुर कितना किलोमीटर है? 150 किलोमीटर। इनटू कितना टन माल लेके चल रहा है? 12 टन, ठीक है। तो दिल्ली टू भरतपुर कितना टन किलोमीटर हो जाएगा? इसे इंटू करना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग टन किलोमीटर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर स्पेस नहीं हो रहा है, हम नेक्स्ट वाले पेज पे ही करते हैं। तो तुम लोग करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर हम दोनों में डिफरेंस समझाएंगे कि कौन सा एब्सोल्यूट टन है और कौन सा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर नहीं है। तो यहाँ पर देखो, पहले हम लिखते हैं दिल्ली टू भरतपुर। वन 150 किलोमीटर इंटू 12 टन, तो कितना हो जाएगा देखो। फिर नेक्स्ट भरतपुर टू आगरा, बताओ कितना था? 50 किलोमीटर था। टन कितना था? 50 किलोमीटर 8 टन। फिर आगरा टू मोदी नगर, आगरा टू मोदी नगर। तो आगरा टू मोदी नगर का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, इंटू टन देखना पड़ेगा। 5 टन। 5 टन, 3 + 2 5 टन। और लास्ट जो है मोदी नगर टू दिल्ली, और डिस्टेंस है 40 किलोमीटर,
और टन था 3 टन, क्योंकि 5 टन में 2 टन अनलोड हो गया तो बचा 3 टन। अब इसे इंटू करोगे तो टन किलोमीटर मिल जाएगा। सारा कैलकुलेशन करो, ये लास्ट वाला तो हो जा रहा है 120 टन किलोमीटर, ये हो गया 120 टन किलोमीटर, ये हो जाएगा 500 टन किलोमीटर, ये हो जाएगा 400 टन किलोमीटर। अच्छा, और ये कितना हो रहा है? 1800 1800 टन किलोमीटर। अब टोटल करो। टू 2820 टन किलोमीटर। अच्छा, ये एक तरीका हुआ, हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब इसे हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। क्यों? क्योंकि जितना किलोमीटर, जितना टन माल लेके जा रहा है, हम लोगों ने एग्जैक्टली उतना किलोमीटर को उतने टन से ही इंटू किया है। ये देखो, ये 150, 12, 58, 105, 43 टन, इस तरह से। अब डिफरेंस समझ जाओगे कि नेक्स्ट वाले में क्या हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, नेक्स्ट वाले में हम लोग इस तरह से एग्जैक्ट वैल्यू को इंटू नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाला कैसा होता है देखो, जो कॉमर्शियल टन किलोमीटर है उसमें किस तरह से कैलकुलेट होगा, उसका ये इस तरह से होगा, कॉमर्शियल टन किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा टोटल किलोमीटर इनटू एवरेज लोड। मतलब देखो करना क्या है, टन इंटू किलोमीटर, तो टोटल किलोमीटर मतलब किलोमीटर, ठीक है, और इंटू टन, टन मतलब लोड, लोड यहाँ पर किस में है? टन में है, तो हम इसे टन लिख देते हैं, तो एक्चुअली टन किलोमीटर करेंगे। अब टोटल किलोमीटर कितना है ये देखो, 150, 50, 100, 40, तो ये देखो 150, 50, 100 एंड 40। और लोड क्या करना है? एवरेज, एवरेज करो लोड का, तो लोड कितना है? 12 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, बिकॉज 4 है, 4 लोड है यहाँ पर। और इसका कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कितना हो रहा है, फिर हम डिफरेंस भी बता रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा था, एक बार इधर लिख लेते हैं। 150, 150 प्लस 40, ये था टोटल जो किलोमीटर था, इंटू 12 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई एवरेज करना है तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टोटल करने पे आता है 50, 50, 200, 300, 340 किलोमीटर इंटू ये वाला हो जाएगा 28/4 टन, यानी 340 किलोमीटर इंटू 7 टन, तो कितना हो जा रहा है? 2380 2380 टन किलोमीटर। अब ये कॉमर्शियल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू इंटू नहीं हुआ है। कैसे? अगर इसे मैथमेटिकली थोड़ा एक्सप्लेन करोगे तो ये देखो 150 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 40, इसे अगर हम लोग टोटल नहीं करते हैं और इनटू यहाँ पर एवरेज लोड जो कि 7 टन हो रहा है ये लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो रहा है, 150 इंटू 7 प्लस 100 इंटू 7, ठीक है, मतलब ये इंटू इस तरह से कर सकता है ना, ये देखो इस तरह से। तो 100 इंटू 7 प्लस 50 इंटू 7 प्लस 40 इंटू 7, तो ये कॉमर्शियल क्यों है? इसीलिए क्योंकि किलोमीटर तो हम लोगों ने उतना ही लिया, किलोमीटर तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस का किलोमीटर वो तो फिक्स्ड है, वो तो हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो टन है उसको हम लोगों ने एवरेज कर दिया। हम लोग ये मान रहे हैं कि अगर 150 किलोमीटर भी जा रहा है तो वो 7 टन लेके, 100 किलोमीटर जा रहा है 7 टन, 50 किलोमीटर जा रहा है तो भी 7 टन, 40 किलोमीटर जा रहा है तो भी 7 टन, हर एक जगह पे हम लोगों ने 7 टन को एवरेज मान लिया है। इसका मतलब ये है कॉमर्शियल, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो यूज नहीं कर रहे। ये देखो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो यूज नहीं कर रहे। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 12, 8, ठीक है, 5 एंड 3, ये हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर एवरेज वैल्यू यूज कर रहे हैं। अब इसका भी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। तुम लोग यहाँ पर देखो ये कितना हो रहा है 700, ये कितना हो रहा है 350, ये कितना हो रहा है 280, और ये कितना हो रहा है 150 इंटू 7 1050। अब टोटल करो, देखो 1050 प्लस 700 प्लस 350
प्लस 280, तो कितना आ रहा है 2380 ही आएगा। ठीक है, ये तो मैथमेटिकल एक अलग कैलकुलेशन है। ठीक है, ये मैंने समझाया इसीलिए ताकि तुम लोग समझ जाओ कि एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल में बेसिकली फर्क क्या है। फर्क मैथमेटिकली है और कुछ नहीं। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू को हर जगह पे यूज कर रहे हैं, यानी ये कॉमर्शियल है, एग्जैक्ट वैल्यू यूज नहीं हो रहा है। जबकि एब्सोल्यूट वाला जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, देखो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, एकदम एग्जैक्ट टन से इंटू किया था, इसीलिए एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। और कॉमर्शियल टन किलोमीटर क्या होगा, जो भी किलोमीटर है, मतलब तुम लोग डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी नहीं है किलोमीटर इंटू टन करना है, लेकिन टन का एवरेज करना है। तो तुम लोग 150 इंटू 7, 50 इंटू 7, 100 इंटू 7, 40 इंटू 7 इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे ठीक लगे। जरूरी नहीं कि फॉर्मूला ही तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, तो इस तरह से तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल में फर्क है। वैसे मतलब डेफिनेशन वाइज कुछ फर्क नहीं है, मैथमेटिकल वाइज ही ये फर्क मेनली होता है, और इसके वजह से हम लोग का जो टन किलोमीटर का आंसर है वो भी अलग अलग आएगा। ठीक है, कॉमर्शियल टन में अलग आंसर आएगा, और जो एवरेज है उसमें मतलब सॉरी एब्सोल्यूट है उसमें अलग आंसर आएगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा एब्सोल्यूट एंड कॉमर्शियल टन किलोमीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कैलकुलेट करना है, जनरेटेड पर किलोवाट आवर बाय चंबल थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तो पावर स्टेशन में ही बनता है, तो हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या कैलकुलेट करना है, हम लोगों को कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो टोटल यूनिट जनरेट हुआ है, ये थर्मल पावर स्टेशन में टोटल यूनिट जो है जनरेट हुआ है वो है 10 लाख किलोवाट आवर। और हम लोग को यहाँ पर बता दिया है कि क्या क्या कॉस्टिंग लगा है, लेबर का खर्चा लगा है, ये देखो यहाँ पर रुपीस है, 50,000 लेबर का खर्चा है इतना किलोवाट प्रोडक्शन के लिए। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा है वो भी 50,000 है। लुब्रिकेंट्स स्पेयर्स एंड स्टोर्स उसका एक्सपेंस है 40,000। प्लांट सुपरविजन उसका एक्सपेंस है 30,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड उसका एक्सपेंस है 20,000। और कोल, क्योंकि कोयला चाहिए होता है, ठीक है, तो कोल कंज्यूम्ड पर किलोवाट फॉर द ईयर इज 2.5 kg एट द रेट ऑफ 0.02 पर kg। इसका मतलब क्या है, जो कोल कंजम्पशन हो रहा है 1 किलोवाट आवर अगर हम लोग मतलब यूनिट प्रोड्यूस्ड करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों का जो कोल का रिक्वायरमेंट है वो 2 किलो कोल अगर देंगे तो 1 kWh हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 किलो मतलब 1 किलो कोल का जो कॉस्ट है वो कितना पड़ रहा है 0.02। ठीक है, 0.02 रुपीज में है। तो यहाँ से हम लोगों को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कोल का खर्चा कितना होगा। तो 1 किलो वाट आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कोल का खर्चा कितना होगा, ये बताओ मुझे। हेलो, अरे 1 किलोवाट आवर अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए पावर जनरेट कर 0.4 2.5 इंटू 0.02 कैसे हो रहा है, 0.4 तो नहीं हो रहा है। देखो 1 किलोवाट जो है उसके लिए अगर हम लोगों का 2.5 किलो अगर कोल चाहिए, 1 किलोवाट आवर मतलब यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जब कोयला का जरूरत होगा तो वो 2.5 किलो कोल का जरूरत होगा। और 1 किलो कोल का मार्केट में जो प्राइस है वो है ₹0.02। तो 2.5 किलो कोल का क्या वैल्यू हो जाएगा, 2.5 इंटू 0.02 तो कितना आ रहा है 0.2 0.05 आ रहा है। इंटू करके देखो 0.05 हाँ, तो 0.05
हाँ 0.05 आ रहा है। इसका मतलब 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो कोल का खर्चा हो जाएगा वो 0.05 है, लेकिन हम लोगों ने तो 1 किलोवाट आवर नहीं प्रोड्यूस किया, हम लोगों ने प्रोड्यूस किया 10 लाख किलोवाट आवर। तो उसके लिए कोल का खर्चा क्या होगा कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज कोल का खर्चा इस तरह से नहीं है, ये जो यहाँ पर गिवन है ना, कोल का खर्चा डायरेक्टली गिवन नहीं है, उसका कुछ डेटा दे दिया है, लेकिन कोल कंज्यूम तो हो रहा है और कोल के बिना होगा भी नहीं। ऐसे हो या ना हो उससे तुम लोग को मतलब नहीं, यहाँ पर जब दिया है तो तुम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखो कोल का कंजम्पशन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है कि कोल का एक्सपेंस क्या है, कंजम्पशन बता दिया है, तो हम लोग को एक्सपेंस जो है वो रुपीज में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया 1 किलोवाट आवर के लिए अगर खर्चा 0.05 है तो 10 लाख किलोवाट आवर के लिए कितना खर्चा होगा बताओ। 50,000। 50,000 इंटू कितना कर दोगे, इंटू इस पे कर दोगे 10 लाख, ये वाला इंटू कर दोगे, ठीक है। तो हम लोग को पहले इससे क्या करना है, कोल का जो खर्चा है वो कैलकुलेट करना है वर्किंग नोट में, तो फिर उसके बाद हम लोग को सारा खर्चा मिल जाएगा। और जैसे सारा खर्चा मिल जाएगा फिर इसमें से हम लोग का सेकेंड स्टेप क्या होगा कि हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप में जो फिक्स्ड है उसे अलग करना पड़ेगा, वेरिएबल जो है उसे अलग करना पड़ेगा और उस फॉर्मेट में हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ कोल कॉस्ट। तो फॉर वन किलोवाट आवर पावर 2.5 kilo coal is required at the rate of rupees 0.02. Coal cost equal to, अब तुम लोग दूसरे तरह से भी कर सकते हो, देखो इस तरह से भी कर सकते हो कि 1 किलोवाट के लिए अगर 2.5 किलो कोल लग रहा है तो 10 लाख किलोवाट के लिए कितना लगेगा, 10 लाख किलोवाट, जिसको जैसा ठीक लगे उस तरह से कर सकते हो। 10 लाख किलोवाट आवर इंटू 2.5 किलो कोल लगेगा, ठीक है। और अगर 1 किलो कोल का दाम 0.02 हो रहा है तो इतना किलो कोल का दाम कितना होगा इंटू 0.02, जैसे ठीक लगे वैसे कर सकते हो पर केजी। तो ओवरऑल 50,000 आएगा, ये तो इंटू ही है, जिस तरह से लिख सकते हो 50,000 ही आएगा। मतलब पहले मैंने समझाया था इस तरह से कि अगर 2.5 किलो कोल खर्चा हो रहा है तो फिर 1 किलोवाट प्रोडक्शन के लिए कितना हो रहा है, 2.5 इंटू 0.02 तो 10 लाख के लिए कितना होगा। इस तरह से भी हम लोग सोच सकते हैं और एक तरह से भी सोच सकते हैं कि अगर 10 लाख किलोवाट आवर अगर हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो फिर हम लोगों का कितना कोल चाहिए होगा। 1 किलोवाट के लिए 2.5 तो 10 लाख के लिए ज्यादा, तो ज्यादा होने से इंटू होता है, 10 लाख इंटू 2.5, 2.5 केजी इतना किलो कोल, और 1 किलो कोल का अगर कॉस्ट जो है 0.02 है तो इतने किलो का कितना होगा, तो ₹50,000। तो ये पहले वर्किंग नोट बन गया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड करेंगे। इसका जो खर्चा दिया हुआ है तो पहले इस तरह से हेडिंग करेंगे, पावर हाउस कॉस्ट स्टेटमेंट। Total units generated 10 lakh किलोवाट आवर। मतलब ये जो है ये कैलकुलेशन जो है, ये जो शीट हम लोग या फिर जो स्टेटमेंट बना रहे वो कितना किलोवाट आवर के लिए बना रहे, 10 लाख किलोवाट आवर के लिए बना रहे पर एनम, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो फिक्स्ड एक्सपेंस होता है उसका पर एनम लिखा जाता है और पर किलोवाट आवर, और जो वेरिएबल होगा उसका पर किलोवाट आवर में लिखेंगे। और एक्सपेंस का 2 पार्ट होगा,
फिक्स्ड या फिर स्टैंडिंग, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट, और एक हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट पहले लिख दिया, तो देखो अच्छा यहाँ पर है ऑपरेटिंग लेबर। तो नॉर्मली लेबर कौन सा एक्सपेंस हो सकता है बताओ, लेबर क्या होना चाहिए, तुम लोग बताओ। लेबर जो है ये तो तुम लोग पढ़े हो बहुत जगह पे कि लेबर का खर्चा क्या होता है, मतलब डे टू डे पे करते हैं तभी तो हम लोग उसे नॉर्मली लेबर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लेबर का जो खर्चा है वो फिक्स्ड होता है या वेरिएबल होता है? फिक्स्ड। फिक्स होता है। लेबर का तो वेरिएबल होता है मैम, सैलरी फिक्स्ड हाँ होता है। हाँ, सैलरी फिक्स्ड होता है इसीलिए क्योंकि सैलरी जो है वो डे टू डे चेंज नहीं होता है, लेकिन लेबर का खर्चा क्या हो जाता है, डे टू डे बेसिस पे थोड़ा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पर हम लोग जब भी सम्स करेंगे तो लेबर का खर्चा को वेरिएबल इसीलिए मानेंगे क्योंकि लेबर को जो डे टू डे बेसिस पे दिया जाता है वो जरूरी नहीं है कि हम लोग सैलरीड पर्सन को नॉर्मली चेंज नहीं करते, ठीक है। सैलरीड पर्सन को क्या करते हैं, वो काम करते रहता है, हम लोग को उसको सैलरी देना पड़ता है, उसके बाद एक टाइम पीरियड पे ही चेंज होता है। लेकिन लेबर जो है वो फटाफट चेंज भी हो जाता है और उसका जो पेमेंट है वो भी चेंज हो सकता है डे टू डे बेसिस, तो इसीलिए जो लेबर है वो वेरिएबल होगा। अच्छा उसके बाद देखो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, बताओ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस क्या होगा? क्या रिपेयर्स मेंटेनेंस का खर्चा हमेशा एक ही तरह का आएगा? नहीं, वेरिएबल। वेरिएबल होगा। वेरिएबल, हाँ इसीलिए ये वेरिएबल होगा, जरूरी नहीं है कि एक ही तरह का हो। उसके बाद है लुब्रिकेंट स्पेयर्स एंड स्टोर्स, तो ये बताओ इसका खर्चा क्या होगा? लुब्रिक वेरिएबल, ठीक है, ये भी जो यूज होता है। রিপেয়ার্স এন্ড মেইনটেনেন্স যদি পার অ্যানাম দিয়ে দেয় তাহলে ওটা ফিক্স ধরবো না? কিটা বলো। রিপেয়ার এন্ড মেইনটেনেন্স যদি পার অ্যানাম দিয়ে দেয় তাহলে ওটা हाँ ফিক্স हाँ, ধরবো। अगर पर एनम देता है तो फिक्स्ड करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ना ईयरली है या मंथली ऐसा कुछ नहीं बोला है। यहाँ पर देखो मतलब मंथली का तो कोई बात है ही नहीं। यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है ये सिर्फ दिया हुआ है 10 लाख किलोवाट आवर के लिए दिया हुआ है, और ये ईयर बेसिस पे प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं ऐसा कुछ डायरेक्टली हम लोगों को नहीं बोला है, ठीक है। अगर पर एनम लिख देता है डायरेक्टली तो हम लोग उसे फिक्स्ड लेंगे। तो अभी हम लोग इतना ही समझेंगे कि रिपेयर्स मेंटेनेंस नॉर्मली हर बार इक्वल नहीं होता, इसलिए हम लोग इसे वेरिएबल मानेंगे। नेक्स्ट है देखो प्लांट सुपरविजन। तो प्लांट जो सुपरवाइज करता है तो सुपरवाइजर को सैलरी दिया जाता है, क्योंकि सैलरी फिक्स्ड होता है तो इसीलिए ये वाला खर्चा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो लोग बैठते हैं उन्हें क्या दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है। तो अगर सैलरी दिया जाएगा तो खर्चा क्या होगा, फिक्स्ड होगा या वेरिएबल होगा? एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं फिक्स्ड उन्हें होगा। भी फिक्स्ड फिक्स्ड होगा, होगा। सैलरी दिया जाता है इसीलिए फिक्स्ड होगा। और कोल, अभी जो कोयला का खर्चा हम लोगों ने निकाला तो ये फिक्स्ड होना चाहिए या वेरिएबल होना चाहिए बताओ? कोयला वेरिएबल होगा। वेरिएबल होगा ना। और पहला बात है पर मतलब देखो वेरिएबल होगा, नॉर्मल सा बात है, क्योंकि कोल कंजम्पशन तो डिपेंड कर रहा है हम लोग कितना यूनिट जनरेट कर रहे हैं उसके ऊपर। अगर यूनिट जनरेट ही नहीं होगा तो कोल का यूज ही नहीं होगा, अगर कोल का यूज नहीं होगा तो फिर खर्चा भी नहीं होगा। तो अगर यूनिट प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करके ये चेंजेस हो जाता है तो ऑब्वियसली ये क्या होना चाहिए, ये वेरिएबल होना चाहिए। और वैसे भी पर यूनिट दिया हुआ है, जैसे ही पर यूनिट दिया हुआ है तो क्या होगा, वेरिएबल ही होगा। और डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज किया गया है एट द रेट ऑफ 5% ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ 2 लाख। तो 2 लाख का कैपिटल खर्चा किया गया है जिसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है 5% है। तो मैंने वो जो नोट लिखवाया था वो व्हीकल के लिखवाया था, लेकिन एक चीज तुम लोग देखो, तुम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड वगैरह तो की हो, तो अगर 5% इस तरह से दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इसे भी हम लोग क्या मानेंगे, फिक्स्ड मानेंगे। इस तरह के सम्स में ये स्ट्रेट लाइन जैसा मान लेंगे, और इसे स्ट्रेट लाइन क्योंकि फिक्स्ड होता है तो ये फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन जब भी परसेंटेज में रहेगा तो वो फिक्स्ड हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी तुम लोग नोट कर लो एक बार कि अगर डेप्रिसिएशन जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ है तो वो फिक्स्ड मानेंगे। और डेप्रिसिएशन 2 लाख के ऊपर कितना लगाना है, 5%। तो अब ये जो डेटा हम लोग को मिल गया है वेरिएबल एंड फिक्स्ड का, इसको हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल एंड फिक्स्ड के हिसाब से यहाँ पर पुट करेंगे। तो फिक्स्ड में हम लोगों को क्या क्या मिला है देखो, फिक्स्ड में हम लोगों को 3 चीज मिला है, प्लांट सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लांट सुपरविजन,
तो प्लांट सुपरविजन का खर्चा कितना है? 30,000। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 20,000। और नेक्स्ट है डिप्रिशिएशन। ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? 5% इंटू 2 लाख, तो ये कितना हो जाएगा? 10,000। यहाँ पर एनम मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि कुछ नहीं बताया तो हम इसे पर एनम एज्यूम करें, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि ये ईयरली है या फिर किस हिसाब से दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना हो गया? 60,000। और इसका पर किलोवाट लिखने का हर एक जगह पे जरूरत नहीं है, हम लोग ओवरऑल का लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एक बार लिख लेते हैं, ये हो गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। हम लोग को सारा कॉस्ट को टोटल करना है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। और ये जो मैंने ए पॉइंट दे दिया है, ठीक है, और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट को बी पॉइंट दे देंगे। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 एक्सपेंस हो रहा है। कितना किलोवाट आवर यूनिट्स जनरेट करने के लिए? 10 लाख किलोवाट आवर यूनिट्स जनरेट करने के लिए 60,000 का फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंस होगा। तो 1 किलोवाट के लिए कितना फिक्स्ड कॉस्ट का एक्सपेंस होगा यहाँ पर बताओ? मतलब पर किलोवाट लिखेंगे। अगर 10 लाख के लिए 60,000 का एक्सपेंस है तो 1 के लिए कितना होगा? यही तो यूनिट है, इसके बेसिस पे ही तो कैलकुलेट करना है। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाया था यूनिट का तो तुम लोगों को बताया था कि किस तरह से कैलकुलेट करना है। ये देखो टोटल कॉस्ट बाय टोटल किलोमीटर, इस तरह से बताया था ना। तो तुम लोग उसी को सोचो कि किस तरह से पर किलो निकालोगे, पर किलोवाट निकालोगे। बताओ पर किलोवाट कैसे निकालोगे? सिंपल है, यूनिटरी मेथड करो। 10 लाख के लिए अगर 60,000 तो 1 के लिए कितना? 60,000 डिवाइडेड बाय 10 lakh। 0.06। मुझे सुनाई नहीं दिया क्या बोल रहे हो, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया लग रहा है, सुनाई नहीं दिया। तो ये देखो डिवाइड करके होगा। ये देखो अगर 10 लाख के लिए 60,000 का खर्चा है तो 1 के लिए कितना होगा? 60,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो हो जाएगा 0.06 पर किलोवाट आवर। 0.06 पर किलोवाट आवर, ठीक है, पर किलोवाट निकाल लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल में क्या क्या आएगा? वेरिएबल में ऑपरेटिंग लेबर, और था लुब्रिकेटिंग, स्पेयर्स, स्टोर्स, repairs and maintenance, repairs and maintenance, कोल कॉस्ट। तो देखो यहाँ पर हम लोग का था पर एनम बेसिस पे था, एक बार लिख लेते समझने के लिए। पर एनम बेसिस पे था और यहाँ पर था पर किलोवाट आवर। तो इसमें देखो पर किलोवाट आवर लिखना ही एनफ है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को गिवन है तो हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया मैंने 50,000, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है 40,000 और रिपेयर्स मेंटेनेंस है 50,000। ये देखो 50 50 40 50 50 40। कोल तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। कोल कॉस्ट कितना आया था? 50,000 ना। 50, हाँ कोल कॉस्ट आया था 50,000। तो टोटल कितना हो गया? 50 50 50, 1.5 लाख और 1,40,000 यानी 1,90,000। ठीक है, ये हो गया टोटल
वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज पॉइंट बी। अब हम लोग लिखेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, यानी ए प्लस बी। तो ए पॉइंट में कितना आया है 60,000 और बी पॉइंट में कितना है 1,90,000। तो 1,90,000 प्लस 60 करो, 2,50,000। ये हो गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, वेरिएबल में हमेशा पर यूनिट जो है, यूनिट क्या है किलोवाट आवर, पर वैल्यू जो होता है, पर यूनिट का वैल्यू मैंडेटरी होता है, जबकि फिक्स्ड में टोटल वैल्यू मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, पर वैल्यू हर एक का अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 50,000 का लेबर खर्चा है, कितना किलोवाट आवर यूनिट जनरेट करने के लिए 10 लाख। तो फिर पर यूनिट के लिए कितना होगा, डिवाइड करोगे तो ये देखो 0.05 आएगा। नेक्स्ट वाला 0.04 आएगा, उसके बाद 0.05 आएगा, और उसके बाद भी 0.05 आएगा। ये देखो ये तीनों सेम ही था तो मैंने कैलकुलेट कर लिया फटाफट, 0.05 आएगा। अब पर वाला टोटल करो, 0.05, 0.04, 0.05, 0.05 एंड जो फिक्स्ड वाला था उसको अभी देखो कितना आ रहा है, 0.06 था ये। तो देखो कितना आ रहा है टोटल करके, 0.06 जो फिक्स्ड है, उसके बाद 0.05 तीन बार है, प्लस 0.04, तो 0.25 हो रहा है। ठीक है, 0.25 ये टोटल वाला हो गया। और यहाँ पर एक्चुअली एक काम करते हैं, इसका सिर्फ वेरिएबल का टोटल करके नीचे फिर टोटल लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। वेरिएबल वाला टोटल करोगे तो ये हो जाएगा 0.19। ठीक है, और उधर 0.06, ये देखो टोटल कॉलम इधर है तो ये हो जाएगा 0.25। और वैसे भी इसको भी डिवाइड करोगे 10 लाख से तो 0.25 मिलेगा। तो एक चीज हमेशा याद रखो, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट लिखना मैंडेटरी होता है, जबकि फिक्स्ड का टोटल लिखना मैंडेटरी होता है। ये देखो इसीलिए मैंने फिक्स्ड में क्या किया है, देखो फिक्स्ड में टोटल वाला लिखा है, ये देखो फिक्स्ड में टोटल वाला लिखा है, ये नहीं लिखा है, ये सिर्फ लास्ट में जाके टोटल का मैंने पर यूनिट निकाल लिया। लेकिन वेरिएबल में पर यूनिट ही मैंडेटरी होता है, इसलिए पर यूनिट ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा। और फिक्स्ड अगर है तो लिख सकते हैं हम लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लिखना ही पड़ेगा। और ये फिक्स्ड वाला पर वेरिएबल का पर यूनिट है और उधर फिक्स्ड का था 0.6, इसलिए मैंने टोटल करके लिख दिया 0.25। और ऐसे भी तुम लोग चेक करके देखो, 2,50,000 डिवाइडेड बाई जो है 10 लाख, तो 0.25 भी आएगा। तो ये था पावर जनरेट का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ रनिंग माइल्स। ठीक है, रनिंग माइल्स मतलब कॉस्ट पर रनिंग माइल। ठीक, एक माइल जाने पे कितना कॉस्ट मतलब कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, लागत क्या है, 1 माइल जाने पे लागत क्या है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। माइलेज रन एनुअल, अब एनुअल बता दिया, मतलब 15,000 माइल जो है व्हीकल जा सकता है। ठीक है, एक साल में, फॉर 1 ईयर। अगर एक साल में व्हीकल जाएगा तो वो कितना माइल जा सकता है, 15,000 माइल्स जा सकता है। जो व्हीकल खरीदा गया था उसका कॉस्ट है 25,000। अब ये जो कॉस्ट दिया हुआ रहता है ये तो मतलब फिक्स्ड या वेरिएबल है, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो है फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट को तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते। फिक्स्ड एसेट का कौन सा चीज होता है जो हम लोग खर्चा मतलब एक्सपेंस के लिए चार्ज करते हैं ईयरली बेसिस पे, कौन सा चीज होता है फिक्स्ड एसेट का, कौन सा ऐसा चीज होता है जो हम लोग, जैसे तुम लोग पीएल करते हो तो पीएल में क्या फिक्स्ड एसेट लिखते हो या फिर क्या लिखते हो उसकी जगह, फिक्स्ड एसेट का क्या लिखते हो, डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएशन। तो फिर फिक्स्ड एसेट का हम लोग को डेप्रिशिएशन लिखना है, फिक्स्ड एसेट नहीं लिखना है।
उसके बाद देखो रोड लाइसेंस एनुअल, अगर एनुअल बताता है क्वेश्चन में, एक चीज याद रखो, सर्विस कॉस्टिंग जब तुम लोग करोगे, अगर कोई भी चीज यहाँ पर एनम या फिर ब्रैकेट में एनुअल लिख देगा तो ये हमेशा फिक्स्ड एज्यूम करना है हम लोगों को, क्योंकि एनुअल रोड लाइसेंस 750 है, इसका मतलब हम लोगों को वैसे भी लाइसेंस जो होता है उसे फिक्स्ड ही यहाँ पर माना जाता है, तो ये फिक्स्ड हो जाएगा। अगर एनुअल इतना देना है तो कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सारा जो है ये फिक्स्ड हो जाएगा। वैसे भी रेंट तो फिक्स्ड ही होता है, क्योंकि यूज करो या ना करो आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, रेंट का खर्चा देना ही पड़ेगा। गाड़ी चलाओ या ना चलाओ, इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो तुम्हें तो प्रीमियम भरना ही पड़ेगा, इसीलिए फिक्स्ड है। रोड लाइसेंस, तुम गाड़ी को रोड में निकालो या ना निकालो, लाइसेंस का खर्चा तो तुम्हें बेयर करना ही पड़ेगा, दैट्स वाई ये फिक्स्ड है। क्योंकि व्हीकल के मामले में क्या होता है, पहले ही बताया था मैंने, अगर गाड़ी चले या ना चले फिर भी जो खर्चा देना पड़ेगा सब वो फिक्स्ड हो जाएगा, लेकिन जो गाड़ी चलने पे ही लगेगा अदरवाइज नहीं लगेगा उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल खर्चा। यानी रोड लाइसेंस, इंश्योरेंस और गैराज रेंट जो है ये तीनों ही हो जाएगा हमारा फिक्स्ड। उसके बाद देखो सुपरविजन सैलरी, तो जैसे सैलरी आ जाएगा तो ये फिक्स्ड हो जाएगा। फिर है देखो ड्राइवर्स का वेजेस बताया है, वो भी बताया है पर आवर, पर आवर जैसे ही बताया तो रनिंग के ऊपर डिपेंड हो गया कि कितना टाइम जो है व्हीकल चलेगा, उसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, वेजेस देंगे, तो ये हो जाएगा वेरिएबल। कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर गैलन, ठीक है, तो फ्यूल का खर्चा यहाँ पर मार्केट का खर्चा बता के रखा है। क्या बताया, मार्केट का खर्चा बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है वो पर गैलन है, एक गैलन का वैल्यू है ₹30 और माइल्स रन पर गैलन है 20 माइल्स। ये मतलब समझो, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं कर सकते, यहाँ पर दो चीज बता के रखा है फ्यूल के लिए। एक तो ये बताया कि मार्केट में जब खरीदने जाओगे 1 गैलन फ्यूल जो है वो 30 रुपीज में मिलेगा, अगर 30 रुपीज दोगे तो तुम्हें 1 गैलन फ्यूल दे देगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें गाड़ी चलाना है उस फ्यूल से, और तुम्हें गाड़ी चला के ये मतलब ये चेक करना है कि तुम्हारा गाड़ी कितना फ्यूल यूज कर रहा है, तो तुम ये पता कर पाओगे कि कितना किलोमीटर चलेगा उस फ्यूल से, ताकि कॉस्ट क्या है वो तुम निकाल सको। तो माइल्स रन पर गैलन, देखो 1 गैलन में 20 माइल्स जाएगा, इसका मतलब ये लाइन जो है इसका मतलब है 1 गैलन से कितना माइल्स जाएगा, 20 माइल्स जाएगा। ये तुमने देख लिया, गाड़ी में 1 गैलन फ्यूल डाल दिया और देखा कि गाड़ी 20 माइल गया, ठीक है। तो और 1 गैलन जो तुम मार्केट से खरीद के लाए थे उसके लिए तुमने 30 रुपीज दिया, इसका मतलब बोल सकते हो कि अगर 20 माइल्स जाओगे तो कितने रुपीज का खर्चा हो रहा है फ्यूल, 30 रुपीज का, हाँ कि ना बताओ। हाँ हाँ, तो 1 गैलन के लिए 20 माइल्स का, 1 गैलन के लिए 1 गैलन से 20 माइल्स जा सकते हो, और 1 गैलन फ्यूल का वैल्यू अगर 30 रुपीज है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने 20 माइल तय कर लिया तो 1 गैलन फ्यूल खत्म हो गया, यानी हमारा 30 रुपीज खत्म हो गया। और हम लोगों ने साल में कितना माइल चला है, 15,000 माइल्स चला है, तो 15,000 माइल्स चलने के लिए फ्यूल का खर्चा कितना हो जाएगा, 500 कितना, गैलन 500 होगा और माइल होगा 500। 20 माइल के लिए अगर 30 तो 1 माइल के लिए 30/20 इंटू 15,000, अब देखो कितना होता है, 22,500 ऐसा हो रहा है, 22,500 हो रहा है। और ये खर्चा बताओ, ये वेरिएबल होगा या फिक्स्ड होगा, और मतलब फ्यूल का खर्चा क्या होगा, वेरिएबल। वेरिएबल, क्योंकि अगर हम लोग गाड़ी चलाएंगे तभी खर्चा पे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसका क्या है, अगर वेरिएबल है तो पर यूनिट मैंडेटरी है, टोटल कैलकुलेट करना मैंडेटरी नहीं है, फिर भी हम टोटल कैलकुलेट करके दिखाएं यहाँ पर। और पर यूनिट अगर कैलकुलेट करोगे तो देखो वो भी बता देते हैं, 20 माइल जाने पे अगर 30 रुपए का खर्चा है, 20 माइल जाने पे अगर 30 रुपए का खर्चा है तो 1 माइल जाने पे कितना खर्चा होगा, 30/20, तो 30/20 करोगे तो पर यूनिट आ जाएगा 30/20, तो पर यूनिट जो है वो है 1.5। तो तेल का खर्चा है ₹1.5 पर माइल्स। नेक्स्ट हम लोग फिर डिटेल्स में करेंगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, বলো। ফুয়েলের যে কস্ট, এটা হ্যাঁ, এটা যদি ফিউচারের কস্ট যদি বাড়ে বা কমে তাহলে কি এটা কি ভেরিয়েবল ধরা হবে?
হ্যাঁ, ফিউচারে বাড়ুক বা কমুক, তোমার তো গাড়ি চালালেই খরচাটা হবে, আদারওয়াইজ তুমি ধরো গাড়িটা চালালে না, তাহলে তো তোমার তেলের খরচাটা হলো না। এবার বাড়লে যেরকম তোমার যদি মার্কেট ফ্লাকচুয়েট হয়, তাতে তো তোমাকে পেমেন্ট যেরকম হবে, কম হলে কম পেমেন্ট করবে, বেশি হলে বেশি পেমেন্ট করবে, কিন্তু তোমার গাড়ির খরচার দিকে যদি তাকাও, তাহলে কিন্তু ফিক্সড খরচা নয় কি তোমাকে তেল ভরতেই হবে, ওটা ডিপেন্ড করছে তুমি গাড়ি চালাচ্ছ কি চালাচ্ছ না। কারণ এখানে তোমাকে ফিক্সড আর ভেরিয়েবলটা ওইভাবেই ভাবতে হবে কি তোমার যদি গাড়ি চালানোর উপর নির্ভর করছে খরচাটা, যদি রানিং এর উপর নির্ভর করছে, তবেই ওটা কি হয়ে যাবে ভেরিয়েবল। আর যদি রানিং এর উপর নির্ভর করছে না, তাহলে ফিক্সড। ধরো তুমি একটা গ্যারেজ রেন্টে নিয়েছো গাড়িটা রাখার জন্য, এবার তুমি গাড়িটা ডেইলি চালাচ্ছ না এমনি রেখে রয়েছো, তোমাকে তো রেন্টটা দিতেই হবে, তাহলে ওটা ফিক্সড, মানে ওটা গাড়ি চালাবার উপর নির্ভর নয়। ঠিক আছে, মার্কেট ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করছে না, তোমার গাড়ির রানিং এর উপর নির্ভর করবে এখানে ফিক্সড আর ভেরিয়েবল ব্যাপারটা। ঠিক আছে, ओके मैम। ठीक है। अच्छा, अब देखो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर माइल दिया हुआ है, तो पर माइल जैसे ही दिया हुआ है तो ये क्या मानेंगे हम लोग, वेरिएबल मानेंगे, क्योंकि अगर माइल तय होगा तभी रिपेयर्स मेंटेनेंस। अगर ज्यादा माइल जाएंगे, इसका मतलब देखो अगर ज्यादा माइल जा रहे हैं तो ज्यादा खर्चा होगा, कम माइल तय करेंगे तो कम खर्चा होगा। अगर गाड़ी ज्यादा चलेगा तो रिपेयर्स मेंटेनेंस ज्यादा लगेगा, अगर कम होगा तो कम, क्योंकि पर यूनिट बता दिया है। जैसे पर यूनिट बता दिया है, इसे हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। उसके बाद देखो टायर एलोकेशन पर माइल, ये भी पर माइल बता दिया है। अगर जितना माइल चलेगा उसके ऊपर, मतलब रनिंग के ऊपर, जैसे पर माइल बता रहा है ना, तो कि ये रनिंग के ऊपर डिपेंड है, गाड़ी के रनिंग के ऊपर डिपेंड खर्चा है, तो जैसे रनिंग के ऊपर डिपेंड किया हुआ खर्चा है, वैसे ही ये हो जाएगा वेरिएबल, क्योंकि बता दिया है पर माइल, यानी गाड़ी चलेगा तभी रिपेयर्स मेंटेनेंस का खर्चा पे करना है, गाड़ी चलेगा तभी टायर एलोकेशन होगा। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ व्हीकल, अब व्हीकल का जो लाइफ है वो माइल में बता दिया है 1 लाख, तो बताओ अगर माइल में बता दिया है व्हीकल का लाइफ, तो इस पे जो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो वेरिएबल होगा या फिक्स्ड होगा। देखो यहाँ पर मैंने बताया था, एक मिनट, कहाँ पर बताया था मैंने, एकदम ये देखो, depreciation may be treated as fixed cost if the life is given in number of years. On the other hand, if the life of the vehicle is in number of kilometer, अगर किलोमीटर हो सकता है, यहाँ पर माइल दिया है, मैंने यहाँ पर किलोमीटर लिखा था, किलोमीटर माइल जो भी हो, in such case the depreciation is to be treated as variable expense। तो depreciation को हम लोग को variable expense treat करना है। तो अब बताओ ये variable होगा या fixed होगा। वेरिएबल होगा। वेरिएबल होगा, क्योंकि जो लाइफ है वो 1 लाख माइल में दिया हुआ है, तो माइल यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने जो लिखा था वो किलोमीटर लिखा था, तुम लोग वहां पर और के साथ उसमें माइल भी जोड़ सकते हो, तो माइल हिसाब से दिया हुआ है, तो ये वेरिएबल खर्चा हम लोग को लिखना पड़ेगा। और दिया हुआ है चार्ज इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल, तो व्हीकल का कॉस्ट जो है उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट पर एनम साल में बता दिया है, तो फिर ये फिक्स्ड हो जाएगा, तो इसका मतलब अगर पर एनम बेसिस पे है तो ये खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा हो जाएगा फिक्स्ड, पर एनम बेसिस पे है। द व्हीकल रन 20 माइल्स पर आवर ऑन एन एवरेज, व्हीकल जो है वो 20 माइल्स पर आवर जा सकता है ऑन एन एवरेज। ठीक है, मतलब 1 घंटे में 20 माइल जाएगा। अब इसका क्या जरूरत होगा वो हम लोग देख लेते हैं, इसका क्या जरूरत हो सकता है, क्योंकि इससे हम लोग टायर एलोकेशन का खर्चा निकाल सकते हैं, क्योंकि टायर एलोकेशन पर माइल दिया हुआ है और 1 माइल पे ये 1 घंटे पे 20 माइल जाएगा, तो फिर 15,000 के लिए कितना हो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ये यहाँ पर समझा देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, इस तरह से लिख सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या क्या है वो पहले लिख लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट में रोड लाइसेंस, इंश्योरेंस, गैराज रेंट। रोड लाइसेंस, इंश्योरेंस, गैराज रेंट, और
खर्चा देखो क्या है, 750, 700, 600। तो यहाँ पर लिखेंगे पर एनम और यहाँ पर लिखेंगे पर माइल, जो यूनिट रहेगा उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो 750 रोड लाइसेंस, इंश्योरेंस 700, गैराज रेंट 600। और क्या फिक्स्ड खर्चा है चेक करते हैं। सुपरविजन एंड सैलरी 1200, सुपरवाइजर्स कर दो, सुपरवाइजर्स सैलरी 1200 है। हाँ, सुपरवाइजर सैलरी 1200। और ये जो इंटरेस्ट अभी लिखा था लास्ट में फिक्स्ड होगा, पर एनम बताया है, तो इंटरेस्ट तो फिक्स्ड ही होगा ना। अगर हम लोगों ने जो गाड़ी खरीदा है वो अगर लोन से खरीदा है, उस पर इंटरेस्ट दे रहा है, तो गाड़ी चले या ना चले ये रनिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए इंटरेस्ट फिक्स्ड हो जाएगा। तो टोटल करो कितना हो रहा है देखो, यहाँ पर लिखेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो रहा है देखो, 750 प्लस 700 प्लस 600 प्लस 1200 प्लस 1250, 4500। और ये जो हम लोग कॉस्ट शीट बना रहे हैं ये कितना रनिंग माइल के लिए बना रहे हैं ये देखो 15,000। तो ये मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं 15,000 माइल्स के लिए। तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 15,000 माइल्स के लिए अगर 4,500 है, ठीक है, तो पर माइल कितना होगा यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। 15,000 माइल्स चल रहा है तभी तो 4,500 का खर्चा है, तो एक माइल के लिए कितना हो जाएगा। 15,000 के लिए अगर 4,500 है तो 1 माइल के लिए कितना होगा बताओ, ये तो यूनिटरी मेथड। 15,000, 4,500 divided by 15,000. हाँ हाँ, डिवाइड करके मुझे बताओ कितना हो रहा है। 4,500 0.30, ठीक है। तो ये पर माइल भी कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। अब वेरिएबल में देखते हैं क्या क्या खर्चा है। वेरिएबल में ड्राइवर्स वेजेस है पर आवर, तो वेजेस पर आवर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग का पर एनम, तुम लोग एक ही पेज में कर रहे हो तो दोबारा ये लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा पेज चेंज हो रहा है, दैट्स वाई हम लिख रहे हैं। तुम लोग एक ही पेज में पूरा कैलकुलेशन करोगे। ड्राइवर्स वेजेस पर आवर, फ्यूल कॉस्ट था, रिपेयर्स मेंटेनेंस, टायर एलोकेशन, रिपेयर्स मेंटेनेंस, टायर एलोकेशन, डिप्रिसिएशन। तो ये सब का खर्चा कैलकुलेट करते हैं। ड्राइवर वेजेस बता दिया है पर आवर, देखो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ड्राइवर का वेजेस जो है ये बता के रखा हम लोगों को 1 घंटे में 30 रुपीज। तो वर्किंग नोट 1, ड्राइवर्स वेजेस ₹30 पर आवर, 1 घंटे पे ₹30 देना है, ठीक है। और ये देखो ये 1 घंटे में व्हीकल जो है कितना माइल चलता है, 1 घंटे में व्हीकल जो है ये चल रहा है हम लोगों का 20 माइल। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है 20 माइल चल रहा है, 1 घंटे में 20 माइल चल रहा है। तो कैलकुलेट करेंगे, तो अगर 30 रुपीज 1 घंटे में पे करना है तो इसका मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि 20 माइल्स के लिए कितना पे करना पड़ेगा, ₹30। 20 माइल्स चलेगा तो ड्राइवर को वेजेस देना पड़ेगा ₹30, क्योंकि 1 घंटे में 30 रुपीज, एक ड्राइवर अगर 1 घंटा गाड़ी चलाएगा तो वो 30 रुपीज लेगा, ठीक है। और 1 घंटे में 20 माइल्स जाता है, ये यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 आवर, इन 1 आवर 20 माइल्स
कवर्ड। ये समझाने के लिए हम लिख देते हैं डिटेल्स में। Therefore, for 20 miles, ₹30 is given. ड्राइवर को ₹30 देना पड़ेगा अगर 20 माइल्स जाएगा तो हम लोग का जो कॉस्ट शीट बन रहा है वो 15,000 के लिए बन रहा है, ठीक है। तो 20 माइल्स के लिए अगर देना पड़ता है ₹30, तो 1 माइल के लिए कितना देना पड़ेगा? 30/20। और हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है फॉर 15,000 माइल। तो 15,000 माइल्स के लिए कितना देना पड़ेगा? 30/20 इंटू 15,000। तो देखो कितना होता है, 22,500। तो देखो समझ में आया कि नहीं? इसको अच्छे तरह से देख लो। ड्राइवर का वेजेस जो है वो 1 घंटा गाड़ी चलाने पे 30 रुपीज लेता है और 1 घंटे में 20 माइल पहुंचता है। तो इससे हम लोग रिलेट करके ये बोल सकते हैं कि 20 माइल जाने पे उसे 30 रुपीज देना पड़ेगा हम लोगों को। तो 20 माइल पे 30 रुपीज, तो 1 माइल जाने पे कितना? 30/20, तो 15,000 माइल जाने पे 22,500। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ड्राइवर्स का सैलरी जो है 22,500। और पर माइल भी हम लोग का देखो कैलकुलेट हो चुका है। पर माइल कैसे कैलकुलेट हुआ है ये देखो, ये 30/20 यही तो पर माइल है। पर माइल 1 माइल ना, पर माइल, पर मतलब ही तो 1। तो 30/20 यही पर माइल है। तो 30/20 करो तो आ जाएगा 1.5। क्योंकि वेरिएबल में अलग अलग ये कैलकुलेट करना जरूरी है तो हम लोग ये लिख दिया। फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट देखो, फ्यूल कॉस्ट तो मैंने समझाया ही था। यहाँ पर ऑलरेडी क्या हुआ है 30/20, और ये भी 22,500 आया था। ये देखो 22,500 और इसका भी वैल्यू आ गया 1.50। और ये जो मैंने वर्किंग नोट बनाया है इसको तुम लोग वर्किंग नोट 2 करके इसका भी वर्किंग नोट कर सकते हो। ये हमारा वर्किंग नोट 2 हो जाएगा। और इसे तुम लोग थोड़ा अच्छे तरह से लिख लोगे जैसे हम लोगों ने ये वाला वर्किंग नोट को शो किया है। नेक्स्ट है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स मेंटेनेंस देखो ये बता के रखा है, ये है पर माइल 1.75, ठीक है। तो पर माइल तो बता के रखा है 1.75। तो ये टोटल में कितना चला जाएगा? 15,000 माइल्स के लिए हम लोग कर रहे हैं तो 1.75 से इंटू कर देंगे 26,250। ये पर माइल बता के रखा था 1.75। तो 15,000 के लिए कितना हो जाएगा? 15,000 इंटू 1.75। नेक्स्ट है टायर एलोकेशन। टायर एलोकेशन में बता के रखा है पर माइल जो है 0.70। तो पर माइल बता के रखा है 0.70। तो 15,000 के लिए कितना हो जाएगा? 10,500। और डेप्रिशिएशन किस तरह से कैलकुलेट करना है? कॉस्ट, डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है? जितना हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया, तो कॉस्ट माइनस क्या होता है? स्क्रैप डिवाइडेड बाय होता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो यहाँ स्क्रैप तो दिया हुआ नहीं है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 1 लाख माइल्स। तो ये 1 लाख। डेप्रिशिएशन मतलब वही होता है जो हम लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। जब तुम लोग कोई भी सेकेंड हैंड चीज बेचने जाते हो तो उसका वैल्यू कम कर देते हो, इसीलिए क्योंकि जितना कम करते हो एक्चुअली उतना हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग कंज्यूम कर लिया। अब कितने दिन में कंज्यूम किए वही पर ईयर या फिर पर माइल बेसिस पे डेप्रिशिएशन होता है। तो डेप्रिशिएशन कितना हो रहा है देखो, 25,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख। तो कितना हो जाएगा पर माइल बेसिस पे 1/, हाँ 0.25 इंटू 15,000 यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 3750। ये 15,000 से इंटू करके किया है मैंने, जबकि ये मैंडेटरी है ही नहीं, ठीक है। ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये वाला चीज वेरिएबल में नहीं भी लिखोगे तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पॉइंट बी, फिर यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट ए प्लस बी। तो यहाँ पर टोटल करो, ये हो जाएगा 1.5 1.5 प्लस 1.75 प्लस 0.7 प्लस 0.25, ये हो जा रहा है 5.7। और इसके आगे कितना था? फिक्स्ड था 0.3।
तो 0.3 प्लस 5.7, तो ये हो जाएगा ₹6। और यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है ये चेक करो, 22,500 प्लस 26,250 प्लस 10,500 प्लस 00 85500 ना, या करेक्ट। और टोटल करके प्लस 4,500, तो 90,000 टोटल आ जा रहा है 90,000। और 90,000 डिवाइडेड बाई 15,000 करके देख लो, ₹6 ही आएगा, क्योंकि ये पूरा खर्चा है 15,000 माइल्स के लिए। तो डिवाइड करके देख लो, ये आ जाएगा ₹6। तो बार बार हम ये बता रहे, देखो अगर ये नहीं भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिखना मैंडेटरी नहीं है, पर माइल लिखना ही पड़ेगा फॉर वेरिएबल। और जब फिक्स्ड कैलकुलेट करोगे, ये देखो जब फिक्स्ड कैलकुलेट करोगे तो फिर ये लिखना जरूरी है। यहाँ पर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, जो मैंने यहाँ पर नहीं फॉलो किया, लेकिन हाँ टोटल का मैंने कर लिया ताकि पर माइल हम लोग कैलकुलेट कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन हमें हमेशा यही पूछता है कि पर यूनिट बेसिस पे बताओ, क्योंकि जब मैंने कॉस्ट यूनिट लिखवाया है तब देखो सारा पर यूनिट बेसिस पे लिखवाया था। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, क्वेश्चन 16 तक किया हम लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन 16 किया, 17 किया। तुम लोग वर्किंग नोट जरूर बना लेना, वो फ्यूल वाला जो था, ठीक है। और ये जो 15 है ये होमवर्क रहेगा, ये पीडीएफ का जो क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हो ये होमवर्क रहेगा तुम लोगों का। सिर्फ एक ही हम होमवर्क दे रहे हैं, ज्यादा नहीं दे रहे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका होमवर्क रहेगा, और इसमें आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो आंसर दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 15 तुम लोग होमवर्क करना। आज हम लोग यहीं तक करेंगे। क्लास